क्या साथियों हमारा भारत देश वास्तव में आजाद हो चुका है? क्या साथियों हमारा भारत देश स्वतंत्र हो चुका है? क्या साथियों भारत के सभी नागरिक आजाद और स्वतंत्र हो चुके हैं? क्या भारत के तमाम नागरिकों को समानता स्वतंत्रता का अधिकार मिल चुका है? भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को सारे हक अधिकार से परिपूर्ण हो चुके हैं? तो इसका जवाब है साथियों नहीं, क्योंकि हमारा भारत देश आज भी गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मैं 1000 बार बोलूंगा, भारत देश गुलाम है। भारत देश में आज भी आजादी नहीं है, भारत देश में आज भी स्वतंत्रता नहीं है। तो आप कहेंगे भैया हम तो पगला गए हैं, हाँ मैं पागल हो चुका हूं, मुझे पागल खाना भी जाना पड़े, मुझे जेल भी जाना पड़े, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आज जो सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। हमारा भारत देश आज भी साथियों आजाद नहीं है। भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे ना, उन तमाम लोगों ने जो है ना लड़ाई लड़ा था किसके लिए पता है? निरंकुशवाद के खिलाफ, दास प्रथा के खिलाफ, सामंतवादी प्रथा के खिलाफ। क्यों पता है? इसलिए लड़ा था ताकि भारत के नागरिकों को आजाद करा सके, भारत के नागरिकों को सारे हक अधिकार से परिपूर्ण कर सके, सारे नागरिकों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार से पूरी तरीके से दे सके। इसलिए साथियों जो है ना हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए जो ना एक प्रण लिया था, और हमारे लोगों ने अपनी जान के दावे लगा दिए, और साथियों खून की नदियां और जो अपना प्राण की आहुति दे दिए, अपनी जान को साथियों कुर्बान कर दिए। लेकिन भारत देश आज भी आजाद नहीं हुआ। पता है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था जब हमारा भारत देश आजाद हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अंग्रेजों ने जो है ना हमारे भारत देश को कंकाल बना के गया है, और इस कंकाल में जो है भारत के लोगों को जो है ना रक्त भरना है, मांस भरना है और आत्मा भरना है, तब हमारा भारत देश फिर से जिंदा होगा। क्योंकि हमारा भारत देश मर चुका है, मार दिए हैं, पूरी नोच लिया है, पूरा खोखला बना दिया, कंकाल बना दिया है अंग्रेज। अब इस भारत देश को भरने के लिए जो है ना क्या चाहिए? मांस भरना होगा, क्या करना होगा? खून भरना होगा, क्या करना होगा? आत्मा भरना होगा, तब हमारा देश फिर से आजाद होगा। ये साथियों कथन है ना हमारे देश के उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या वास्तव में हमारे भारत देश के नेता मंत्री जिनके हाथों में सत्ता गया वो इस कंकाल को भरा? इसका जवाब है साथियों नहीं। उन्होंने उस कंकाल को राख बना दिया, राख। उसमें रक्त क्या भरेंगे, उसमें मांस क्या भरेंगे? उस कंकाल को तो और चबा के निगल गए, खा गए, यानी भारत देश को साथियों लूट लिया, पूरा भारत देश को बर्बाद कर दिया। सच बता रहा हूं मैं हकीकत बात बता रहा हूं। अभी बहुत कुछ साथी मैं बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा धैर्य बनाकर शुरू से अंत जरूर देखिएगा, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और साथियों जहां आप लोग कमेंट करते हैं ना वहां पर हाइप का ऑप्शन देगा, हाइप, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और हाइप करें। हाइप करने से क्या होता है ना, ये वीडियो साथियों लोगों तक जाएगा, और मेरा मकसद है कि हम उन तमाम नेताओं के पास पहुंचाना चाहते हैं ये वीडियो, जो लोग भांजते हैं, जो लोग कहते हैं कि भैया हम तो राष्ट्रवादी नेता हैं, हम तो बहुत बड़ा देशभक्त हैं। अभी 15 अगस्त आने वाले हैं, 15 अगस्त के दिन जो है सभी नेता लोग जो है ना बड़े बड़े डिंग हाकेंगे, लेकिन साथियों वास्तव में हमारे भारत देश को निगल चुका है लोग। आज भी हमारे देश में जो सामंतवादी, जो निरंकुशवादी, जो दास प्रथा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो निरंकुशवादी, वो सामंतवादी, वो साथियों जो है ना दास प्रथा आज भी लागू हो चुका है, आज भी है, वही प्रथा लागू है। यानी अंग्रेज लोगों को हटाया, तब भारतीय लोगों ने जो है ना इस प्रथा को अपनाया। और कोई भी देश साथियों निरंकुशवाद से नहीं चल सकता है, कोई भी देश साथियों सामंतवादी से नहीं चल सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता है। पूरे तरीके से साथियों भारत देश का संविधान मर्डर किया जा चुका है, मर्डर, हत्या किया जा चुका है, पूरा प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप लोग खुद जो है ना देख सकते हैं, समझ सकते हैं जब हम बताएंगे तो। बस मेरा छोटा सा अपील है साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो साथियों हमारे भारत देश के जो उस समय का, जब हमारे भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों के से साथियों जब लड़ाई लड़ रहे थे हमारे लोग, भारत के स्वतंत्रता सेनानी लोग, तो ये
एक भारतीय लोगों को राष्ट्रवादी का जो भावना भरने के लिए ने एक शब्द का प्रयोग करते थे, पता है क्या? कि अंग्रेज ने नीति अपनाया है, फूट डालो राज करो नीति। इस नीति को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि अंग्रेज ने क्या किया था ना, कुछ भारतीय लोगों को जो है ना क्या किए थे, अपने अंदर ले लिए थे, उसी के इशारों पे काम करते थे। तो इसलिए जो है ना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जितना थे उन लोगों का कहना था कि इन्होंने हमारे लोगों को ही पहले तोड़ दिया है और उसे जो है ना शासन चलाने में क्या हो गया है, एक बड़ा ही जो है आसान हो गया, और वो इस प्रकार से अपना देश में पूरा सत्ता पसार दिया, पूरा भारत में अपना पैर पसार चुके हैं। इसलिए हम भारतीय लोगों को जो है ना उस फूट डालो नीति से जो है ना बचाना होगा, उस भारतीय लोगों को जो है ना राष्ट्रवाद की भावना भरना होगा, तब जाके देश हमारा आजाद हो पाएगा। और इस प्रकार से साथियों कठिन परिश्रम के बाद, कठिन संघर्ष के बाद अंग्रेजों को तो यहां से भेज दिया। अब हमारा भारत देश भारतीयों के हाथ में आ गया, लेकिन भारतीयों ने जो है साथियों देश को फिर से गुलाम बना दिया, फिर से गुलाम बना दिया, गुलाम बना दिया। वही नीति अपनाया जो अंग्रेजों ने अपनाया था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है साथियों कि अंग्रेजों के द्वारा जो चलता था ना उस समय सिस्टम, मुझे लगता है वही सिस्टम ठीक था। आज वाला जितना बेकार हो चुका है। कैसे? हमारे भारत देश में वर्तमान समय में जिसके हाथ में ये सत्ता है, जिसके हाथ में ये शासन है, शासन व्यवस्था है, वो साथियों निरंकुशवाद के हाथ में चला गया है। और कल हम भाजपा के बारे में नहीं बोल रहे, उससे पहले भी जो थे ना वो भी निरंकुशवाद ही सिस्टम से चल रहे थे भाई। निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद पहले इसको साथियों बढ़िया समझ लीजिए। निरंकुशवाद क्या होता है इसको पहले समझना पड़ेगा। निरंकुशवाद आज भी साथियों हमारे देश में क्या चल रहा है? निरंकुशवाद प्रथा चल रहा है। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? किस देश को निरंकुशवाद वाला शासन कहा जाता है? तो जिस देश में साथियों, जिस देश में सरकार की आलोचना करने पर, सरकार की या शासक की आलोचना करने पर आवाज को दबा दिया जाता हो, आवाज को क्या कर दिया जाता है? आवाज को दबा दिया जाता है साथियों, दबा दिया जाता है। यानी साथियों आप जो है ना सरकार के खिलाफ में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते। सरकार जो कह देगा, जो नीति बना देगा वही सही है, आपकी बातों को दबा दिया जाएगा। आप जब अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो फिर आपकी बात को सरकार नहीं सुनेगा। तो वैसा अगर साथियों अगर देश में आ जाए सिस्टम, तो समझ लीजिए साथियों ये हमारा भारत देश निरंकुशवाद के हाथ में चला गया है। क्या वास्तव में हमारा भारत देश में ऐसा नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बात किनको सुना जाता है? तो साथियों बड़े बड़े नेता मंत्रियों जिसका पैरवी रहता है उन्हीं के बातों को सुना जाता है। अगर आपके हक अधिकार पूरा आपका छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, आपका जमीन को लूटा जा रहा है, आपका मकान को तोड़ा जा रहा है, जब आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो इस तरह से साथियों अगर सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, तो समझिए हमारा भारत देश में निरंकुशवाद वाला शासन आ चुका है। दूसरा साथियों मीडिया, जो मीडिया है ना, मीडिया साथियों जो मीडिया है, पत्रकारिता है, यह पत्रकारिता साथियों अगर बिक जाते हैं या साथियों अगर नहीं बिकते हैं तो फिर इस मीडिया लोगों को क्या करते हैं? इनके ऊपर देशद्रोह वाला लगा देते हैं केस, इसे जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? इसलिए डाल दिए जाते हैं ताकि साथियों जो है वो मीडिया लोग जो है ना सरकार की कोई आलोचना ना कर सके, सरकार की कोई आलोचना ना कर सके, सरकार के खिलाफ में कोई न्यूज ना चला सके, कोई अखबार ना छाप सके। या तो मजबूरी में साथियों फिर ये होता है कि वो मीडिया लोग दलाल बन जाते हैं और गोद में जाके सरकार के बैठ जाते हैं, और सरकार हकता है, मुद्दा है, सरकार जो भी करता है उन्हीं को सिर्फ कवर करता है, सरकार की बुराई बिल्कुल भी नहीं करता है। जो वर्तमान समय में हमारे देश में यही अभी हो चुका है। सारे मीडिया अधिकतर बिक चुका है। वर्तमान समय में सिर्फ मीडिया एक ही जिंदा है, वो है सोशल मीडिया। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, बाबा जितना मीडिया है सारे जो है ना नेताओं के जो है गोद में जाके बैठा हुआ है और उसमें झुलना झुका रहा है सरकार उसको।
मेरे इशारे से नाचो। ये हो गया वर्तमान समय में साथियों हमारा देश का स्थिति। इसे कहते हैं निरंकुशवाद वाला सिस्टम। मीडिया साथियों, इसके बाद जब सरकार के खिलाफ में कोई आप आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे तो आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, एनएसए, राजद्रोह का मुकदमा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राजद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर आपको जेल में डाला जाएगा, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ में आप आवाज नहीं उठा सकते, सरकार के खिलाफ में आप बात को नहीं कर सकते। और ये सरकार साथियों क्या करते हैं, पुलिस को आगे करता है। पुलिस को, आप लोग को पता है पूरा देश में पुलिस की क्या भैया अभी रवैया है, पुलिस का क्या बिहेवियर रहता है, नेताओं का क्या बिहेवियर रहता है, सभी को पता है। अरे नेताओं तो छोड़िए, जो नेताओं का जो सामंतवादी है ना, जो सरकार का जो सामंतवादी है, सामंतवादी किसे कहेंगे, जो सारे विभागों में जो अधिकारी बैठे हैं वो सारे सामंतवादी लोग हैं। आपका काम कोई नहीं करेंगे, आप उनको जब तक ले पैसा नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे, आप जब तक ले जो आप उनका पैरों में नहीं गिरेंगे, तब तक आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। अरे अंग्रेजों से भी खतरनाक समय चल रहा है अभी, सच बता रहा हूं मैं। आप अपने हक अधिकार के लिए जो एक अधिकारी के पास अगर आप जाते हैं तो आपको डर लगेगा उस अधिकारी से बात करने में। पता क्यों, क्योंकि कहीं वो अधिकारी आपको मार ना दे, क्योंकि उसका बिहेवियर इतना घटिया होता है, इतना खराब होता है कि साथियों लगेगा कि भैया हमारा भारत देश आज आजाद सच में नहीं हुआ है। और आप लोग को भी ये चीज फील होता होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। किसी अधिकारी के पास आप जाते होंगे तो आपका शरीर कांपता होगा, और आप जब अपनी बात को बोलते होंगे तो आपको धमका के, आपको धमकी से बात करते होंगे, उच्च आवाज से बात करते होंगे, आंख दिखा के बात करते होंगे वो अधिकारी। वैसे अधिकारियों के साथियों जब तक आप लोग लात नहीं मारेंगे तब तक वो अधिकारी सुधरेगा भी नहीं। ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग साथियों करना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारत देश हमारा जो आजाद है, भारत देश में ये भारत का संविधान है, तो इस संविधान के तहत उस अधिकारी के ऊपर हम एफआईआर भी दर्ज करने जाते हैं तो वहां भी अधिकारी लोग मिलजुल जाता है, उस अधिकारी को बचा लेता है जो अधिकारी गलत करता है। तो देश किसके हाथ में साथियों, देश सिर्फ सामंतवादियों के हाथ में, निरंकुशवादियों के हाथ में। गरीब तबकों के बातों को यहां पर नहीं सुना जा रहा है। जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, इनका कोई न्याय नहीं मिलता है। आप चले जाइए कोई सरकारी अस्पताल, आपको सरकारी अस्पताल में पता क्या किए जाते हैं, वहां का जो डॉक्टर का बिहेवियर होता है, जरा सा आप जो है ना नहीं बोल सकते, जल्दबाजी नहीं कर सकते। आपके परिवार वाले जो आप मरीज है, उस मरीज साथियों जो है ना छटपटा रहा है, दर्द से मारे बेचैनी हो रहा है, लेकिन उसे मरते छोड़ देते। जब आप डॉक्टर से उच्च आवाज से थोड़ा बात करेंगे, उच्च आवाज से छोड़िए, आप आओ भैया बात करेंगे कि भैया थोड़ा मेरा बच्चे का जान बचाइए, मेरे परिवार का जान बचाइए, बड़ा सीरियस है, तो पता है उच्च आवाज से बात करेगा वो डॉक्टर, धमका के बात करेंगे। दोबारा आपको हिम्मत नहीं होगा कि वो डॉक्टर से आप बात कर लें। क्या ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा प्रथा है? क्या ऐसा फील नहीं होता कि हमारा देश आज भी जो है अंग्रेजों वाला जैसा फील हो रहा है, अंग्रेजों वाला सिस्टम साथियों फील हो रहा है। अब ऐसे डॉक्टरों को आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के रूप, डॉक्टरों को साथियों क्या करना चाहिए आप सोचिए। मैं तमाम डॉक्टरों के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं उन जैसे घटिया डॉक्टरों के लिए कर रहा हूं जो तो सरकार के जो है सैलरी तो जरूर रहता है, लेकिन जब वहां पर नागरिक जाते हैं, जब जनता जाते हैं तो उसके साथ बदसलूकी करते हैं, घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथियों हमारे भारत देश की सरकार जो है ना कई सारे योजनाएं चलाती, जैसे वर्तमान समय में मैं बता दूं हमारे भारत देश में योजना चलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना। ये साथियों जो योजना चलता है, इस योजना का कहना है कि भैया हम जो है ना, ये सरकार जो चलाती है योजना, इसका सरकार का कहना है इस योजना के तहत हम नागरिकों को क्या दे रहे हो, रोजगार दे रहे, कद्दू दे रहे, कुछ नहीं दे रहे इसे। ये क्या पता है साथियों, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस योजना के तहत आम गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है। किसको लाभ मिल रहा है? तो ये लाभ मिल रहा है साथियों सामंतवादी जो अधिकारी है। अब देखिए साथियों, अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए कितना बिचौलिया लगा रहता है। वार्ड होता है, वार्ड के बाद मुखिया होता है, 2 हो गया। इसके बाद साथियों रोजगार सेवक होता है पंचायत में, फिर होता है पंचायत सचिव होते हैं,
इसके बाद साथियों चला जाता है ब्लॉक। ब्लॉक में 2-3 अधिकारी होते हैं, फिर होता है वीडियो होता है। अब इतना लोगों से गुजर कर जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना नागरिक के पास पहुंचता है, जनता के पास पहुंचता है, और उस जनता से डिमांड किया जाता है कि आपका 1.5 लाख का अगर ये भैया आवास बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो आपको पहले 30,000 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 30,000 रुपया देना पड़ेगा शुरुए में। 30,000 साथियों मान लिए देना पड़ेगा शुरू में। इसके बाद जब सैंक्शन हो गया, जब पास हो गया कि भैया हाँ अब मिलेगा, तब साथियों फिर 20,000 दो। कितना हो गया? 50,000। 50,000 सिर्फ रिश्वत देता है। किसको? वार्ड सदस्य को, मुखिया को, इसके बाद रोजगार सेवक को, पंचायत सचिव को, फिर बीडीओ को, फिर फलना को, फिर ढकना को, जाके 50,000 इन्हीं लोग को पॉकेट में दे दिया जाता है। गरीब का गरीब रह जाता है। 50,000 उधरे चला गया। 1 लाख में घर बन जाएगा। अभी 1 लाख भी साथियों पैसा नहीं देते हैं समय पर। नाक रगड़ना पड़ता है, बाबू भैया करना पड़ता है, और ज्यादा करोगे तो बोल वो पैसा नहीं मिलेगा, जाओ 50,000 डूब गया। ये होता है अत्याचार, ये होता है गरीबों और मजदूरों और किसानों के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना कहता है कि नागरिकों के लाभ के लिए नहीं, बल्कि सरकार के जो सामंतवादी लोग हैं उन लोगों को पॉकेट भरने वाला ये योजना है। सच बता रहा हूं मैं। अगर साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना वास्तव में जो है धरातल में जमीन में उतारना होता तो सीधे साथियों जो इतने सारे जो होता है ना, जो बिचौलिया लोग, उस बिचौलिया को रखने की जरूरत नहीं होता। रोजगार सेवक लेगा, पंचायत सचिव लेगा, ये लेगा, वो लेगा, तब जाके योजना आएगा। इसके बाद इसके अलावा भी कई सारी योजना चलाई जाती है, कई सारी योजना चलाई जाती है। उस योजना को इसलिए चलाया जाता है ताकि फिर से जो है ना अमीर लोगों को और भी अमीर बनाया जा सके, उद्योगपतियों को और भी उद्योगपति बनाया जा सके, और गरीब को और गरीब बनाया जा सके। इसलिए साथियों ये सारी योजनाएं लाई जाती है। इतना भ्रष्टाचार हमारा देश में हो चुका है कि हमारा देश में साथियों अंग्रेजों से भी खतरनाक शासन हमारा देश में चल रहा है। दलित, गरीब और एक जो कमजोर वर्ग होता है, उनके परिवार में किसी तरह से कोई अगर घटना घट जाती, कोई मामला हो जाता है ऐसा, अगर वो जाते हैं पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के लिए, मुकदमा करने के लिए, तो पुलिस वाले उसे डांट धमका के भगा दिया जाता है, और उनकी बात को सुना जाता है जो पुलिस को भी पैसा देता है। जो सबसे बड़ा साथियों एक रक्षा का संस्थान, एक रक्षा का साथियों सुरक्षा का जो प्रोटेक्शन का सबसे बढ़िया एक केंद्र माना जाता है थाना को। लेकिन थाना में अगर आप जाते हैं तो वहां का बड़ा बाबू, आपको वहां का जो दरोगा है ना, उसका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि लगेगा तलाश के आपको मार देगा। आपको शरीर पूरा डर से कांपेगा उससे बात करने के लिए। पता क्यों? ऐसा देश में भर दिया गया है। देश में ऐसा ही प्रथा सिस्टम लागू हो चुका है। देश में निरंकुशवाद सिस्टम है। देश की जितने साथियों संस्था है, चाहे देश के जितने साथियों अधिकारी, वो सारे अधिकारी पूरा जो निरंकुशवाद के सिस्टम से काम कर रहे हैं। अधिकतर 90% लोग इसी नीति से काम कर रहे हैं। सरकार को पावर है, ये कैपेसिटी है कि सारे अधिकारियों का बिहेवियर हम अच्छा कर दें, जनता से अच्छा से बात करें, अच्छा से पेश आवे, घूस ना ले, रिश्वत ना ले। ये पावर है सरकार को? नहीं पावर है, ये नहीं कर सकते। इस देश में साथियों इस कदर जो है भ्रष्टाचार हो चुके हैं कि अंग्रेज ने पुल बनाता था तो वो आज भी साथियों वो पुल जो है ना बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी की सरकार जब पुल बनाता है तो 1 महीना भी नहीं चलता है, 1 साल भी नहीं चलता है, वो पुल धंस जाता है, क्योंकि हमारा देश भ्रष्टाचारियों के हाथ में है। ये है हमारे देश की असलियत। राशन के नाम पर काला बाजारी चलाया जाता है कि हम भैया जनता को राशन दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है? ट्रक का ट्रक जो है राशन को बेच दिया जाता है। ट्रक का ट्रक जो है राशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहीं और वो जो है ना जो सामंतीवादी लोग हैं, जिसको बड़ा बड़ा नेताओं से संपर्क रहता है, वो बच जाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। छोटा सा भी काम कराने जाए जनता तो उनसे पैसा का डिमांड करता है, चाहे कोई भी अधिकारी हो। बिना पैसा का कोई काम होगा ही नहीं देश में।
तो क्यों कहते हैं कि हमारा भारत देश पूर्ण आजाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है? हमारे देश में नागरिकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे नागरिकों के हितों के लिए काम हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा साथियों। सरकार कहती है कि हम जो है नागरिकों को लोन देते हैं ताकि वो बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके, कुछ नहीं होता है। लोन के नाम पर पता है कितना ठगेबाजी होता है? नागरिकों से, जनता से जो है 10,000, 20,000, 50,000 रुपये ठग लिए जाते हैं और लोन भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। उसको इतना घुमाया जाता है, उस गरीबों को, उस किसानों को, मजदूरों को इतना परेशान किए जाते हैं कि बेचारा हार जाते हैं और लोन नहीं ले पाते हैं। लेकिन 20-25 हजार रुपया सरकार और भी ठग लेते हैं। सरकार का जो सामंतवादी लोग रहते हैं वो ठग लेते हैं और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको कहते हैं सामंतवादी, इसको कहते हैं साथियों निरंकुशवाद सिस्टम। इसके बाद गोदी मीडिया ये सब चीजों, खबरों को नेशनल लेवल में नहीं दिखाते क्योंकि वो जो है बिक चुके हैं, सारे चीजों के ऊपर जो है कब्जा कर चुके हैं। जो निरंकुशवाद है ना, सारे चीजों को अपने हैंडल कर चुके हैं। भैया सब मेरे इशारों पर काम चलेंगे, मेरे इशारों पर काम करेंगे आप। सरकार कहती है कि हम आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, हितों के लिए हम काम करते हैं, लेकिन ये एक बहाना करके साथियों आदिवासियों का जमीन को छीन लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम जो आदिवासियों के लिए जो है ना रोजगार के लिए उसके क्षेत्र में जो है हम बड़े बड़े कंपनी उद्योग खोलेंगे ताकि उनको जो है रोजगार मिल सके, लेकिन इस रोजगार के बहाने उसका संपत्ति को छीन लिया जाता है, उसका प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जाता है। यह है देश के वर्तमान समय का स्थिति। एक साथियों अगर नेता के मंत्रियों का अगर बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर एक लड़की का अगर रेप करते हैं तो वैसे नेता मंत्रियों को जो है बेटों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तुरंत उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो नेता और मंत्रियों का जो बेटा है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन एक गरीब तबके के साथ अगर कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है, को कर देते हैं, तो उसे तुरंत जो है ना इनकाउंटर कर दिए जाते हैं, उन्हें जो है जेल में भेज दिया जाता है। उनके ऊपर तमाम धाराओं के तहत, संगीन धाराओं के तहत प्रक्रिया चलाई जाती है और उसे जिंदगी भर के लिए जेल में साथियों सड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गरीब है। गरीब होना देश में साथियों पाप हो चुका है। गरीब होना इस देश में जो है ना, किसान होना, मजदूर होना इस देश में हमारे पाप हो चुका है। तो अब कैसे कहते हैं कि हमारा भारत देश आजाद है? बता दीजिए मुझे, क्या हमारा भारत देश वास्तव में आजाद है? नहीं है। आप साथियों देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, आप लंदन को देख लीजिए, इंग्लैंड को देख लीजिए, तमाम साथियों भारत को छोड़कर देश को देख लीजिए। वहां की सड़कें, यहाँ की घर इतना फ्रेश नहीं रहता है जितना सड़कें वहां का फ्रेश रहता है। यहाँ के नागरिकों का घर उतना बढ़िया सुविधा नहीं रहता है, उतना ढलाई, उतना बढ़िया जो है नहीं रहते हैं जितना वहां के सड़कें रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वहां इतना भ्रष्टाचार नहीं है, वहां वंशवाद नहीं है, वहां निरंकुशवाद नहीं है, इसलिए वहां भ्रष्टाचार नहीं चलता है। सरकार जिस नीति से सत्ता में आता है उसी नीति पर काम करता है। जिस सपना को लेकर वो बनते हैं उसी सपना के लेकर साथियों काम करते हैं। लेकिन सरकार यहां पर सपना लेता है कुछ और, सपना दिखाता है कुछ और, दावा करते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। एक साथियों विधायक का सैलरी कितना होता है बताइए? एक सांसद का सैलरी कितना होता है? लाख, 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसकी संपत्ति 15,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़। झारखंड, इसके बाद भारत के तमाम राज्यों में उनका बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारत। उसके बेटा बेटी कहां पढ़ रहे? विदेश में, अमेरिका में, लंदन में। क्या तैयारी कर रहे हैं? इंजीनियर का। क्या तैयारी कर रहे हैं? पायलट का। क्या तैयारी कर रहे हैं? IAS, IPS, बड़े बड़े पदों का तैयारी कर रहे हो, जज बनने का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन झुंझुनवा कौन पकड़ रहा है? सारे हक अधिकार किसका मारा जा रहा है? तो आम नागरिकों का, आम नागरिकों का। इसके बाद उस नेता और वो जो मंत्री जो बनते हैं उनको जो बेटा बेटी होते हैं वो सारे विधायक बनेंगे, सारे राजनीति में उतर जाएंगे ताकि और भी जनता को लूट सके और भी जनता का हक अधिकारों को मार सके। कभी इस मकसद से कोई भी नेता और मंत्री नहीं बनता है कि हम जनता के हित के लिए काम करेंगे। वो सारे नेता मंत्री इसलिए बनते हैं ताकि अपना पॉकेट को भर सके, अपना परिवार को मजबूत बना सके, अपने लोगों के लिए काम कर सके, कैसे अपना पूंजी बढ़ा सके और अपना व्यापार कैसे बढ़ा सके, अपना उद्योग और कैसे बना सके। इसलिए सारे लोग चुनाव लड़ते हैं। कोई हमारे यहाँ चुनाव देश के जनता के लिए, देश के लिए नहीं लड़ता है।
याद रखिएगा, भारत का वर्तमान स्थिति ये हो चुका है, देश के लिए नहीं, किसी को देश के प्रति प्रेम नहीं, किसी का अंदर राष्ट्रवाद नहीं है। लेकिन जब 15 अगस्त आएगा ना, तो बड़े बड़े डी हाकेंगे। वैसे नेताओं का साथ पिछवाड़े में मारना चाहिए, वैसे नेताओं का साथ फेंक देना चाहिए उठा के, जो लोग बड़े बड़े डी हाकते हैं। लेकिन बताइए, 1 लाख अगर सैलरी है तो सालाना या तो उसके पास 15,000 करोड़ कैसे आ गया, 1,000 करोड़ कैसे आ गया, कहां से लूटा वो? इतने ही नहीं साथी, कई सारे चीजें, एक मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दा है। हमारे देश के अंदर शिक्षा की माहौल आप लोग पता होगा कैसा चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा, लेकिन शिक्षा पर सरकार कभी काम नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि शिक्षा अगर मजबूत कर दे गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, तो ये लोग जो है ना सवाल करेंगे सरकार से, सवाल करेंगे सरकार से। क्या करेंगे? सवाल करेंगे। इसलिए इन लोगों को शिक्षा वंचित कर दिया जाए। सरकारी विद्यालयों की जो शिक्षा की जो स्थिति है, सबको पता है कितना जर्जरा गई है स्थिति। 400 बच्चे पढ़ते हैं, एक टीचर पढ़ाता है। ये हमारे विद्यालयों को उदाहरण में बता रहा हूं, मेरे गांव की बात बता रहा हूं मैं। हमारे यहाँ के स्कूलों में ऐसा होता है, 300-400 बच्चे पर एक टीचर होते हैं। एक टीचर क्या पढ़ाएंगे बताइए? और वो सरकारी विद्यालय के बच्चों, और जो प्राइवेट में जिसके नेता मंत्री बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारियों के बेटा बेटी जहां पढ़ते हैं प्राइवेट विद्यालय में, उन बच्चों को, अरे गरीब तबके के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा हो, जो सरकारी विद्यालय में कुछ पढ़ाई नहीं होता है, खाली खिचड़ी खाना है और आ जाना है, और उस बच्चे को हर एक जो है नेता मंत्रियों का बेटा, हर एक जो बड़े बड़े अधिकारियों का बेटा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उन दोनों को एक साथ में लाके एक रेस में दौड़ा दिए जाएंगे और सरकारी वैकेंसी निकाला जाएगा और दोनों लोग जो है भरेंगे। बोलिए किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन वहां किसका होगा? जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा है, जिनका बेटा बेटी, उन्हीं को होगा सिलेक्शन, नहीं सरकारी लोगों को होगा? बताइए। तो गरीब साथियों गरीब रहता जा रहा है, किसान किसान ही रह गया, मजदूर मजदूर ही करते रह गया। इसका वजह क्या है? इसका वजह यही साथियों, क्योंकि हर जगह पे भ्रष्टाचार चल रहा है, हर जगह पर सिस्टम खराब हो चुका है, हर जगह पर साथियों। हमारे देश की सरकार ये अगर चाह लेता ना कि भैया ये सब नहीं चलेगा, तो सरकार क्या कर देता? प्राइवेट स्कूल बंद कर देता, और कौन सा स्कूल? सरकारी स्कूल को चालू कर देता बढ़िया से। जिस दिन साथियों जो है प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा, उस दिन सरकार सरकारी विद्यालय पर काम करना फोकस कर देगा, और उस नेताओं का भी, उस अधिकारियों का भी बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ेगा, एक गरीब किसान का बच्चा भी उसी विद्यालय में पढ़ेगा। अब दोनों साथियों बताइए इक्वल होगा कि नहीं? तब हमारे देश में इक्वालिटी आएगा, तब हमारे देश में कानून एक जैसा होगा, तब हमारे देश असली में आजाद होगा, तब हमारा देश असली में साथियों स्वतंत्र होगा, तब हमारे भारत के नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिल पाएगा। वरना साथियों सिर्फ कागजों में सब कुछ दिखाई पड़ता है, वास्तव में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं साथियों, सिर्फ कागजों में सब कुछ। सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है शिक्षा पर। शिक्षा साथियों पूरी तरह से चौपट कर दिया है सरकार, शिक्षा पर बिल्कुल कोई काम नहीं होता है। मेरा साथियों मानना यह है कि सारे प्राइवेट विद्यालय बंद करने चाहिए। है पावर सरकार में? नहीं पावर है, क्योंकि वो जो है बना ही इसलिए है ताकि अपने लोगों के लिए अच्छा कर सके, गरीब किसानों मजदूरों के लिए कुछ नहीं करना। इन लोगों को सिर्फ झंडा डोलाना है कि मेरा पार्टी के लिए झंडा डो, और जब मौका आए तो संप्रदाय करा दो, धार्मिक संप्रदाय, ताकि वो लोग मार सके, मारे जा सके। तो हमारे लोग के साथ ये झुंझुनवा पकड़ रहा है, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है हक अधिकार। एक चीज नहीं साथियों, इसके ऊपर मैं कई सारी चीजें में कई सारे जो है पॉइंट में चर्चा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। इसके बाद साथियों सरकार की जितने सारी संस्थाएं हैं सरकारी, वो सारे संस्थाएं क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजी किया जा रहा है। क्यों? ताकि साथियों वहां पर जो है ना, जहां पर सरकारी संस्थाओं के तहत साथियों जहां पर 300 लोग काम करते थे, वहां पर अब मात्र 50 से लोग काम करेंगे, और 50 लोगों को साथियों जो है 300 लोगों के बराबर में खटाए जाएंगे, इसलिए निजी किया जा रहा है। तो फायदा इसमें किसका हो रहा है? सब साथियों उद्योगपतियों के लिए हो रहा है, सब कंपनियों के लिए और बड़े बड़े ठेकेदारों के लिए साथियों हो रहा है। सरकार जो कानून लाया साथियों मजदूरों के लिए, उस कानून साथियों मजदूरों के लिए, हितों के लिए कानून नहीं लाया गया, बल्कि मजदूरों का जो 8 घंटा काम करते हैं उनके लिए 14 घंटा कर दिए गए। और जो मजदूर साथियों अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते थे, हड़ताल कर सकते थे, वो भी साथियों हड़ताल करने का भी अधिकार छीन लिया गया। 60 दिन पहले जो है जिला अधिकारियों से, कलेक्टर से जो है आदेश लेना पड़ेगा, तब जाकर हड़ताल कर सकते हैं। एक झटके में साथियों किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्रियों से जो है मजदूरों को जो है निकाला जा सकता है एक झटके में। तो ये साथियों जो है जितने सारे जो नीति चल रहा है वो सारा साथियों बहुत ही बेकार है।
और देश के जितना अधिकारी है, देश की जितना पुलिस प्रशासन है, देश के साथियों जितने भी नेता मंत्री, ये सारे लोग साथियों अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि देश के नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, हमारा भारत देश आज भी आज़ाद नहीं है। आज हमारा देश निरंकुशवाद के हाथ में चला गया है, और ये निरंकुशवाद साथियों सिस्टम ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे देश के नागरिक खुद जागरूक नहीं हो जाएगा। भारत के संविधान साथियों देखिए, ये भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान में तमाम अधिकार दिए गए, सारे हक अधिकार दिए गए। इस हक अधिकार को साथियों अगर सरकार चाह लेता तो साथियों जिस तरह से टीवी में चलाए जाते हैं रामायण महाभारत, इस रामायण भारत की तरह साथियों जो है इसे भी चलाया जाता। तब हमारे देश के नागरिक भी जागरूक होते, हमारे नागरिक भी जो क्या होते हैं अपने हक अधिकार के प्रति साथियों लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन लड़ाई भी कैसे लड़ेंगे साथियों, क्योंकि कुर्सी में कौन है? निरंकुशवाद। वो कौन है? वो साथियों डिक्टेटरशिप बैठा हुआ है, वो कुछ सुनने वाला नहीं है, भारत के संविधान को वैल्यू देता ही नहीं। देश में साथियों वर्तमान समय में मनुस्मृति लागू हो चुका है, आप ऐसे ही बिल्कुल मान सकते हैं। बाबा साथियों आप क्या कहते हैं इस विषय पर? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय